हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में बात करी थी स्पैनिंग सेट के बारे में। उसके बाद हमने देखा था कि बेसिस और डायमेंशन क्या होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जिनकी हम बेसिस और डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है आर ओवर आर। ठीक है। इसकी हमें बेसिस और डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमने एक स्पैनिंग सेट लिया, स्पैन एस इक्वल्स टू अल्फा वी, जहाँ पे अल्फा हमारी फील्ड से आ रहा है। फील्ड इस केस में क्या है, आर है। और जो वी है वो हमारे वेक्टर स्पेस से आएगा। और वेक्टर स्पेस क्या है, आर। ठीक है। इसका मतलब अल्फा वी हमारे आर के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब जितने भी हमारे पास में आर के अंदर वेक्टर्स आ रहे होंगे उन सबको हम इनसे स्पैन कर सकते हैं। ठीक है। तो वी मैं लेता हूँ, टू ले लिया मैंने। तो अल्फा टू इक्वल्स टू हमारे पास में पूरा का पूरा आर आना चाहिए। ठीक है। मैंने आर लिया वन, कि जो वन है उसके लिए मेरे पास में अल्फा आ रहा है 1/2। और ये मेरे आर के अंदर बिलोंग कर रहा है ना। अल्फा हमारी फील्ड से आना चाहिए था। तो जब मैं अल्फा 1/2 लूंगा तो हमें वन मिल जाएगा। ठीक है। इसका मतलब वन को तो ये स्पैन कर पा रहा है। इसके बाद मैं लेता हूँ, मुझे चाहिए टू। तो टू के लिए अल्फा मेरा वन होना चाहिए। ये भी मेरे आर के अंदर से आ रहा है। ठीक है। वैसे मैं थ्री ले लेता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे थ्री चाहिए तो अल्फा आना चाहिए मेरे पास में 3/2। ठीक है। ऐसे ही फोर फाइव, मतलब सारी सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास। इसके बाद हम रूट की बात करते हैं। अगर मुझे रूट टू चाहिए तो रूट टू के लिए अल्फा आना चाहिए 1/√2, है ना। वैसे ही रूट थ्री चाहिए तो हम क्या करेंगे, अल्फा को ले लेंगे √3/2। तो आप देख रहे हो, जो भी कुछ मेरे पास में आर आना चाहिए यहाँ पे उसके लिए मुझे अल्फा मिल रहा है। इसका मतलब टू अल्फा मेरे पूरे के पूरे आर को स्पैन कर देगा। ठीक है। अब वैसे ही मैं वी को टू की जगह थ्री ले सकता हूँ, फोर ले सकता हूँ, √2 ले सकता हूँ, या कुछ भी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है। तो हमारे लिए सॉल्विंग सबसे ज्यादा इजी कब रहेगी, जब वी मेरा वन हो जाए, है ना। वी अगर मेरा वन हो गया तो स्पैनिंग सेट एस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू वन, जहाँ पे अल्फा आर के अंदर से आ रहा है और जो वन है वो हमारे वी के अंदर से आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, स्पैनिंग सेट हो गया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक ही एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिस के अंदर हमारे पास वन आएगा। कि जो वन है उसी के स्केलर मल्टीपल से मैं पूरे के पूरे आर को स्पैन कर पा रहा हूँ। इसका मतलब इसकी जो बेसिस है वो वन हो गई। ठीक है। एलिमेंट एक ही आ रहा है तो हम बोल देंगे कि इसकी जो डायमेंशन है वो वन होगी। ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि आर ओवर आर के लिए जो बेसिस है वो मेरे पास में वन आएगी। और जो डायमेंशन है वो भी हमारे पास में वन आएगी। ठीक है। जो वन है उसके पास में कोई स्पेशलिटी नहीं है। मैं बेसिस के अंदर यहाँ पे टू भी ले सकता हूँ, थ्री भी ले सकता हूँ, या कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है। लेकिन हम सबसे इजी वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। तो जो ये वन है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं आर टू ओवर आर के बारे में। अब देखो, जो आर टू है उसके अंदर आने वाले वेक्टर हमें कुछ ए कोमा बी टाइप के दिखाई देंगे। ठीक है। इस ए कोमा बी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने ए को कॉमन कर लिया। तो ये जो चीज हमारे पास में लिखी हुई है ये क्या है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, 1,0 और 0,1 का, है ना। और जितने भी वेक्टर हमारे आर टू के अंदर आएंगे उन सबको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। बस हमें ए और बी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्पैन ऑफ 1,0 और 0,1 ये हमारे पास में आर टू आएगा। ठीक है। और जो 10 है, 0,1 है, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब मेरे बेसिस के अंदर भी यही दो एलिमेंट आएंगे। ठीक है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारी डायमेंशन है वो टू हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आर थ्री ओवर आर के बारे में। ठीक है। आर थ्री के अंदर आने वाले वेक्टर कुछ ए कोमा बी कोमा सी इस टाइप के आएंगे। यहाँ पे ए बी और सी इनकी वैल्यूज हमारे आर के अंदर से आ रही। ठीक है। इसको भी अब मैं ए 1,0,0 प्लस बी 0,10 और प्लस में सी 0,0,1 कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये हमारे पास में क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1,0,0 0,10 और 0,0,1। ठीक है। ये हमारे पास में वेक्टर है। इन तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास में आर थ्री। इसका मतलब ये इसका स्पैनिंग सेट हो जाएगा।
ठीक है। और ये तीनों भी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यही हमारे बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। ठीक। बेसिस के अंदर तीन एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इसके डायमेंशन कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक है। यहाँ पे जो हमने फाइंड किया ना, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। ठीक। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसके अलावा और कोई बेसिस ले नहीं सकते। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमने लिया 1 2 0, 1 0 2 और 1 0 1। ठीक है, ये तीन वेक्टर लिए मैंने। अब मैं इनके लिए पूछ रहा हूँ, क्या ये तीन बेसिस हैं फॉर R3? ठीक है। तो बेसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं R3 का कोई भी वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना। और दूसरी चीज, ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो देखो 1 2 0, 1 0 2, 1 0 1। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, R2 को चेंज करते हैं। कैसे? R2 -2 R1 करेंगे। मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इससे सेपरेट कर दिया, तो 2 - 2 करेंगे तो 0। ये 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट -2। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया, 1 1 1, 0 -2 0 2 और 1। ठीक है। इसके बाद क्या करें, R3 को चेंज कर देते हैं। R3 में R2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास में -1 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में आता है 1 0 0, 1 -2 0, 1 -2 और -1। ठीक है। देखो, ये पहली नॉन जीरो एंट्री, एक पिवट आ गया। ये हमारे पास में दूसरा पिवट आ गया। ये हमारे पास में तीसरा पिवट आ गया। ठीक है। इसका मतलब वेक्टर V1 V2 और V3, ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है। और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो हमें पूरा का पूरा R3 स्पैन कर देगा। इसका मतलब ये भी इसके बेसिस हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें अगर स्टैंडर्ड बेसिस बोले जाए, तो हम इन्हीं तीन वेक्टर्स को लेके चलेंगे। यहाँ से फिर मैं Rn के लिए बात कर सकता हूँ कि Rn जो हमारे पास में वेक्टर होगा, उसके अंदर आने वाले वेक्टर्स हमारे पास A1 A2 अप टू An तक होंगे। ठीक है। इनको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमें दिख जाएगा कि जो बेसिस है, उसके अंदर आने वाले वेक्टर्स कितने होंगे, n होंगे। इसकी जो डायमेंशन है, वो भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं C/R के बारे में। ठीक है। तो अब देखो, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो a प्लस आयोटा b दिखते हैं कुछ इस तरीके से। और a और b हमारे कहाँ से आएंगे, R के अंदर से आएंगे, क्योंकि वो हमारे पास में क्या है, फील्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो 1 है, वो मेरा बेसिस है, मान लेते हैं। इसका मतलब स्पैन 1 हमारे पास में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आना चाहिए। ठीक है। स्पैन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पे अल्फा हमारी फील्ड आर के अंदर से आ रहा है। ठीक है। तो जितनी भी रियल एंट्रीज आएंगी, वो सब तो आ जाएंगी इसके हेल्प से। लेकिन जैसे मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए 2 + 3 आयोटा, क्या ये अल्फा 1 दे सकता है? नहीं दे सकता ना। इसका मतलब 1 हमारा बेसिस नहीं होगा इस केस के लिए। ठीक है। जो हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, ठीक, इसके अंदर एक अलग से एंट्री आ रही है ना अभी, आयोटा बी। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, a × 1 प्लस b × आयोटा। यहाँ से हम देखें तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये दोनों बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, 1 और आयोटा। और बेसिस में दो एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए हुआ ये C/R के बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं C2/R। इसका मतलब C2 के अंदर आने वाले वेक्टर कुछ Z1 Z2 टाइप के होंगे। ठीक है। यहाँ पे Z1 क्या होगा, A1 प्लस आयोटा B1। और जो Z2 है, वो क्या होगा, A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है। और जो हमारे पास में कोएफिशिएंट है, A1 B1 A2 B2, ये हमारे कहाँ, R के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फील्ड हमारे पास में R है। तब देखो, यहाँ पे मैं C2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है।
यहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट एंट्री है जो हमारी आ रही है वो A1 है, B1 है, A2 है और B2 है। ठीक। इसका मतलब A1 प्लस आयोटा B1 को लिखने के लिए मुझे A1 इंटू वन प्लस आयोटा इंटू में B1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही A2 प्लस आयोटा B2, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A2 इंटू वन प्लस में आयोटा इंटू B2। तब देखो, इसके लिए जो हमारे पास में बेसिस आएगा वो वन आएगा और आयोटा आएगा, और इसके लिए भी हमारे पास में वन और आयोटा आएंगे। ठीक है। लेकिन ये एक से तो आ नहीं सकते। ठीक है। ये सभी एंट्रीज हमारे पास में इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब हमारे पास में जो बेसिस के अंदर है वो चार एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है। दो इसके रिस्पेक्ट में आएंगे और दो इसके रिस्पेक्ट में आएंगे, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। ठीक। वैसे ही हम C3/R करेंगे, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इसके जो बेसिस हैं उसके अंदर छह हमारे पास में एंट्रीज आने वाली है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हम बोलते हैं कि CN/R होगा, तो हमारे पास में बेसिस के अंदर 2n एलिमेंट्स आएंगे और जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास में 2n हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं C/C को। ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं स्पैन वन के बारे में, कि क्या ये वन से स्पैन हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा इंटू वन हमारे पास में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा जो है वो हमारे सी के अंदर से आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी फील्ड चेंज हो गई। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक आयोटा अलग से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है ना। अल्फा मैंने 2+3 आयोटा ले लिया, तो अब ये 2+3 आयोटा वन से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमें 2+3 आयोटा मिल जाएगा। इसका मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे अल्फा मिल रहा है। ठीक है। इसका मतलब जो वन है वो स्पैन कर पा रहा है इस केस में, तो यहाँ पे बेसिस में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, वन। सिमिलरली मैं C2/C की बात करूँ, तो C2 में आने वाले वेक्टर Z1 + Z2 टाइप के होंगे। ठीक है। Z1 हमारे पास में क्या आएगा, A1 प्लस आयोटा B1। Z2 क्या आएगा, A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो, लास्ट केस में क्या था, ये वाली जो एंट्रीज हैं वो हमारे आर के अंदर से आ रही थी। ठीक है। इसलिए हमें इन दोनों को सेपरेट लेके चलना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब जो ये एंट्रीज हैं ये सीधी हमारी कॉम्प्लेक्स के अंदर से आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अलग से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। एक इसके लिए और एक इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि CN/C होगा। ठीक है। तो हमारे पास में बेसिस के अंदर एन वेक्टर्स ही आएंगे और जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास में एन हो जाएगी। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले एक मैट्रिक्स 2x2 लेते हैं जिसकी एंट्रीज आर से आ रही है ओवर आर, और आर क्या है हमारे पास में, फील्ड है। ठीक। तो A B C और D, हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगी। A B C और D कहाँ से आ रहे हैं, आर के अंदर से। ठीक है। इसके लिए हम पूछें कि हमारी बेसिस क्या आने वाली है, तो अब देखो, इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इन चार मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख दिया। ठीक है। तो ये हमारे स्पैनिंग सेट के अंदर आ सकते हैं। और हमने एक और चीज देखी थी कि मैट्रिक्स को मैं एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको मैं 1 0 0 और 0 कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 0 1 0 0, इसको हम लिखेंगे 0 0 1 0, और यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 1। ठीक है। तो ये हमारे पास में चार वेक्टर आ गए, V1 V2 V3 और V4। आप जब इनको चेक करोगे तो हमें दिख रहा है एक पिवट, दूसरा पिवट, तीसरा पिवट और चौथा पिवट। इसका मतलब ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिस के अंदर आ जाएंगे, और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, फोर। ठीक। तो हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितने भी हमारे पास में इंडिपेंडेंट एंट्रीज आती हैं तो उतनी हमारे पास में क्या होती है, डायमेंशन होती है ना। यहाँ पे चार इंडिपेंडेंट एंट्रीज है, मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो हमें डायमेंशन कितनी मिली, चार मिली। इस वाले केस में
जो हमारे पास C2/C था, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट एंट्रीज थी। इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है? दो आ रही है। जब हमने C/C की बात करी थी, तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी है? एक है। तो डायमेंशन कितनी आ गई? वन आ गई। ठीक है। वैसे ही इन सब केसेस के अंदर हुआ था। तो अब मैं यहाँ से अगर एक दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूँ, जैसे ए बी और बी, अब मैं इसके बारे में आपसे पूछूं कि इसके डायमेंशन क्या होगा, तो देखो, इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी है? ए है और बी है, बस। तो इसकी डायमेंशन कितनी? दो हो जाएगी। इसके लिए मुझे बेसिस निकालना हो, तो मैं ए 1 1 0 0 लिखूंगा, प्लस बी इंटू 0 0 1। ठीक है। तो बेसिस जो हमारे पास में आ जाएगी, वो 1 1 0 0 और 0 0 1 ये आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ भी दे रखा हो, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं मैट्रिक्स को एक्सटेंड कर दूं कुछ m क्रॉस n के लिए, और हमने R/R बात करी है, तो हम इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं कितना आएगा हमारे पास, है ना। डायमेंशन क्या आएगा? जितनी हमारे पास में एंट्रीज आएंगी, एंट्रीज कितनी आएंगी? mn। ठीक है। सारी एंट्रीज आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI। ये हमारे पास में 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गई। इसके बेसिस आप लोग लिख लोगे, कैसे लिखेंगे? ए इंटू में 1 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से बी आएगा यहाँ पे 0 1 0, वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि टोटल हमारे पास में जो बेसिस है, उसके अंदर 9 एलिमेंट आने वाले। ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 9। ठीक। इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास में ए 2 × 2 की, और ये बोला है कि ए इज सिमेट्रिक। ठीक है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए। अब देखो, हमारे पास में ए मैट्रिक्स कुछ ABCD टाइप की होती है। ये क्या है? 2 × 2 की मैट्रिक्स है। लेकिन हमारे पास में एक कंडीशन ऐड हो गई कि जो ए है, वो हमारे पास में सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? AC B और D इक्वल्स टू ABC और D। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है? A इक्वल्स टू ए, तो ये तो हमारे पास में 1 = 1 हो गया। हमारे पास में कोई सेंस नहीं बनाता, किसी काम का नहीं है ये। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि B = C होना चाहिए, और यहाँ से D = D, ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा, 1 = 1। तो जो हमारे पास कंडीशन निकल के आई वो क्या है कि बी और सी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब जो मेरी मैट्रिक्स ए है, वो चेंज हो जाएगी A B B और D। ठीक है। इसके पास में इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी आ गई? अब 3 आ गई है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 3। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स ली 2 × 2। इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही है वो कॉम्प्लेक्स है, और जो फील्ड है वो हमारे पास में आर है। ठीक है। तो अब देखो, ये जो मैट्रिक्स है कैसे दिखाई देगी? A + I/B, C + I/D, E + I/F, G + I/H। ठीक है। जो ABCDH तक, ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं? आर के अंदर से। ठीक है। तो इसके लिए हमसे क्या पूछा है? डायमेंशन बताओ और बेसिस पूछिए। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ACEG + आयोटा इंटू में BDF और H। ठीक है। हमारे पास इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जो डायमेंशन है वो हमारे पास में 8 आनी चाहिए। ठीक है। बेसिस भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे? ए को लिखेंगे 1 0 0 0, प्लस ऐसे सी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, और जी भी आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास में आएगा प्लस बी लिखेंगे, आयोटा 0 0 और 0, वैसे ही डी एफ और एच आ जाएगा। ठीक है। ये सब हमारे पास में क्या आ गई? बेसिस आ गई। ठीक है। तो इस केस में हमारी डायमेंशन कितनी हुई है? 8 हुई है। ठीक। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ फाइनली कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है M × N ऑर्डर की, ठीक है, इसके अंदर जो एंट्रीज अगर रियल है और हम देख रहे हैं ओवर आर, तो हमारे पास में जो डायमेंशन है वो mn आता है। यही चीज अगर एंट्रीज हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाए और हम ओवर आर देख रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 × N।
ठीक है। और इसी को मैं ओवर सी देखूंगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।